ठीक है। तो सबसे पहले बच्ची रेडिएशन क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग रेडिएशन थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप किसी एक बॉडी को गर्म करो, जैसे मान लो आपके पास आयरन है, आपने उसको गर्म किया, बहुत गर्म किया, उसके बाद आपने उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। तो ठंडा करने में, गर्म करने के टाइम में उसने हीट ली थी, ठंडा करने के टाइम में वो हीट देगा, छोड़ेगा। तो हीट जब वो छोड़ेगा तो किस किस प्रोसेस से छोड़ेगा वो? मेनली कन्वेक्शन और रेडिएशन के प्रोसेस से छोड़ेगा। मान लो इफ़ यू हैव अ आयरन बॉल, इफ़ यू हैव एन आयरन बॉल एंड ये हॉट है काफ़ी और ये ठंडा होने को रखा है, तो दो प्रोसेस से ठंडा होगा, एक कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या? आसपास की एयर जो होगी वो उससे हीट ले लेके जाएगी, ये कन्वेक्शन हुआ। रेडिएशन मतलब कि वो खुद ही रेडिएशन लाइट एमिट करेगा, ये रेडिएशन। तीन प्रोसेस होते हैं हीट ट्रांसफर की, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो जब हम बात करते हैं रेडिएशन की, तो ये बॉडी रेडिएट करेगी। सन भी रेडिएशन छोड़ रहा है, सन से जो हमारे पास हीट आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है, काफ़ी दूर तक रेडिएशन ट्रेवल करते हैं। कन्वेक्शन से हीट इतनी ज़्यादा दूर तक ट्रांसफर शायद हो ना हो, पर रेडिएशन से होती है। जैसे मान लो हम आग के ऊपर बर्तन रख के खाना बनाते हैं, उसमें जो बर्तन को हीट मिलती है वो कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों से मिलती है, क्योंकि बर्तन ऊपर होता है। बट अगर आप बर्तन को बहुत दूर रखो, बहुत दूर रख दो, जैसे मान लो कि होलिका दहन पे हम अगर जाते हैं आग के पास, तो हम आग के दूर ही रहते हैं, इतनी दूर भी हमें हीट लगती है क्योंकि उसकी रेडिएशंस हमारे पर आती हैं, ये थर्मल रेडिएशन। तो कोई भी बॉडी जब रेडिएट करती है तो कोई सा भी टाइप की वेवलेंथ छोड़ सकती है, यूवी, एक्सरे, गामा रे, या जो भी टाइप की वेवलेंथ वो छोड़ सकती है, हर फ्रीक्वेंसी की। जितना ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन होता है, जितना ज़्यादा एनर्जी वो छोड़ती है, उतना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होता है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब होता है? देखो हमारा सन है और टेम्परेचर भी इसी से एसोसिएटेड है। जो हमारा सन है वो हीट रेडिएट कर रहा है, हीट छोड़ रहा है, ठीक है। अगर सन का टेम्परेचर कम होता तो कम हीट छोड़ता, बट एक्चुअली क्या है कि कहानी ये होती है, कोई भी एक बॉडी रेडिएट करती है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एमिट करती है, सिर्फ एक टाइप की फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं करती है। इसको जानने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम लोग रेडिएशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रेडिएशन अलग अलग टाइप के होते हैं, इंफ्रारेड, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब टाइप के रेडिएशंस होते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन ज़्यादा एमिट करती है। आज के टाइम में जब हम सन की बात करते हैं तो सन भी हर टाइप के रेडिएशन एमिट करता है। सन से विजिबल लाइट भी आती है हमारी तरफ, सन से एक्स रेज भी आते हैं, सन से गामा रेज भी आती हैं, सन से यूवी रेज भी आती हैं। बट ये जो रेज होती हैं जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ओजोन लेयर हमें इससे बचा लेती है, तो हमारी सेफ्टी हो जाती है। जो सन से वेव एमिट होती है मेनली, वो मोस्टली होती है इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन से? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा कॉज होती है, एक्चुअल में लाइट से ज़्यादा हीट होती है। तो ये रेडिएशंस है। अगर सन का टेम्परेचर बढ़ जाए तो अभी सन मोस्टली ज़्यादातर इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ रहा है, बाद में वो दूसरी टाइप की रेडिएशन छोड़ने लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर कोई स्टार है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हो सकता है वो एक्स रेज ज़्यादा छोड़ रहा हो, गामा रेज ज़्यादा छोड़ रहा हो। ऐसे स्टार भी होते हैं जो हाई रेडिएशन छोड़ते हैं। अच्छा है सन ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि ज़्यादा हाई एनर्जी छोड़ता तो ओजोन लेयर भी हमें किसी भी कीमत पे बचा नहीं पाती, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। और इसका कारण ये है कि अर्थ का टेम्परेचर लिमिटेड है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए, अर्थ में सन का टेम्परेचर लिमिटेड है, अगर सन का टेम्परेचर बढ़ जाए तो बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन छोड़ना चालू कर देगा, जिससे इंसान क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या ऐसा है कि कोई दूसरे स्टार अलग रेडिएशन छोड़ते हैं? बिल्कुल
हर, जैसे हम सोलर बाहर देखते हैं ऊपर आसमान में तो अलग अलग तारे दिखते हैं, स्टार दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर स्टार सन की तरह ही होगा। कोई सन से बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन छोड़ रहा है, कोई कम के छोड़ रहा है, अलग अलग टाइप की रेडिएशन छोड़ रहा है, किसी की रेडिएशन ज़्यादा हार्मफुल है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम एक टर्म यूज करते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा उसके बारे में भी, चलो। बट ये है कि बस अभी आप फिलहाल ये ध्यान रखना कि कोई भी एक बॉडी जब रेडिएट करती है तो ऐसा नहीं कि वो एक ही फ्रीक्वेंसी का करे, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का करती है। बट ऐसा हो सकता है इस फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा कर रही हो। जैसे मान लो अभी जो सन है वो इंफ्रारेड रेडिएशन ज़्यादा छोड़ रहा है इस टाइम पे, तो ये सिचुएशन है, ठीक है। हम धीरे धीरे करके रेडिएशन के बारे में और भी पढ़ेंगे। तो जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं रेडिएशन के, वो हमारे पास स्टीफन्स लॉ और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज हैं हमारे लिए। तो क्या क्या लॉज हैं स्टीफन और स्टीफन बोल्ट्जमैन? देखो एक्चुअली क्या होता है कि स्टीफन्स लॉ हमें बताता है, स्टीफन्स लॉ ने पहली बार ये देखा था कि कोई एक बॉडी जब हीट छोड़ती है, रेडिएशन छोड़ती है, तो वो टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है। जितना हाई टेम्परेचर होगा तो उतनी ही हाई एनर्जी के रेडिएशन को छोड़ेगी। ये तो आप कह भी सकते हो कि सर हमें तो पता ही है, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतने हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होगा। बट एक्चुअली क्या है कि उसकी एक रिलेशन उसने बताई थी कि इधर देखो अच्छी, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। मतलब जैसे मान लो हीट एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर की पावर 4। हम इसको ये लिख रहे हैं। तो मान लो कि प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, क्या ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं, ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। और पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? H इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ये जो रिलेशन है ये ब्लैक बॉडी के लिए होता है। अब ये ब्लैक बॉडी क्या होती है, मैं अभी आपको धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। ये रिलेशन आइडियलिस्टिक कंडीशंस में यूज होता है। एक एक्चुअली क्या होता है कि कोई एक बॉडी को जब हम गर्म करते हैं फिर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर मान लो कोई एक बॉडी हीट छोड़ रही होती है, जैसे कि अभी हमारी बॉडी भी हीट छोड़ रही है, क्योंकि हमारी बॉडी भी इंजन है। हम खाना खाते हैं, हम एग्जॉस्ट भी निकालते हैं, ठीक है, जैसे एग्जॉस्ट व्हीकल में निकलता है, और हम भी इंजन है, हमारी बॉडी भी काफ़ी गर्म रहती है, हमारी बॉडी भी हीट छोड़ती है। गर्मी में हमारी बॉडी को हीट छोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें बहुत गर्मी लगती है, ठीक है। हमारी बॉडी भी अभी इस टाइम पे इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ रही है। कौन सी रेडिएशन? इंफ्रा। तभी आपने देखा होगा कि गेम्स में या फिर मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवी में वो थर्मल ग्लासेस लगाते हैं अंधेरे में और इंसान भागते हुए दिखते हैं। ग्लासेस नहीं होते, पहनते हैं, वो हमारी बॉडी से निकलते हुए रेडिएशंस दिखाई देते हैं उसके अंदर। एक्चुअली मैं आपको अंधेरे में भी देख सकता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी रेडिएशन छोड़ रही है, हीट निकलती है हमारी बॉडी से, रेडिएशंस निकलती हैं, वो रेडिएशन हम देख सकते हैं और उस ग्लास लगा करके मैं आपको देख सकता हूँ। तो ये है। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी देखो एक्चुअली क्या होता है कि आमतौर पर कोई बॉडी हीट रेडिएट करती है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक बॉडी का आइडियल बॉडी होती है जो हर टाइप के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। खैर ब्लैक बॉडी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, क्योंकि इसकी कहानी बहुत लंबी है। और बट आमतौर पे जो बॉडीज़ होती हैं वो पर्टिकुलरली हो सकता है फॉर्मूला फॉलो ना करे, इससे थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो हर बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती है। तो हर बॉडी जरूरी नहीं है कि यही परफेक्ट फॉर्मूला लगाए, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस फॉर्मूले में एक चेंज कर देते हैं, जिसके अंदर ई मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसे कहा जाता है एमिसिविटी। अब ये क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि हर बॉडी ब्लैक बॉडी तो होती नहीं है, एमिसिविटी कहा जाता है इसको। हर बॉडी ब्लैक बॉडी तो होती नहीं है, एमिसिविटी। हर बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती है,
तो एक्चुअली क्या होता है कि हम अगर किसी बॉडी का कंपैरिजन करते हैं ब्लैक बॉडी के हिसाब से रेशियो में, तो एमिसिविटी काइंड ऑफ रेशियो होता है एमिसिविटी। हीट ठीक है, मतलब ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में वो कितनी हीट रेडिएट कर सकता है उसे एमिसिविटी कहते हैं। जैसे किसी चीज़ की एमिसिविटी 0.5 है, मतलब ब्लैक बॉडी उस टेम्परेचर पे जितनी हीट छोड़ सकता है वो बॉडी उसकी आधी ही हीट छोड़ सकती है। अब ये एक काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है कि हर बॉडी ब्लैक बॉडी की तरह क्यों नहीं होती है, ये सब हमारे करिकुलम में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे एमिसिविटी 1 से 0 के बीच में लाई करती है। अगर कोई बॉडी की एमिसिविटी 1 हो जाती है तो एक्चुअली ब्लैक बॉडी है इसका मतलब। तो ये हमारे पास रिलेशन है। हम लोग यहाँ बात करते हैं जैसे रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो कोई एक बॉडी है जो हीट रेडिएट कर रही है, उसका हीट एमिटेड पर सेकेंड ये है। एक्चुअली क्या होता है जब हम बात करते हैं पावर की, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो कई बार हीट एमिटेड पर सेकेंड को एमिसिव पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिसिव पावर। उसको पी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो आप, इसे कह सकते हो एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, पी भी लिख सकते हो, पी इज इक्वल टू दिस, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर भी लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं ई। जैसे मान लो ई तो मैंने बोल रहा हूँ, जैसे इसको अगर नीचे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, एच बाय ए, इसको मैंने बोल दिया ई। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हीट रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्या बोलोगे इसको? पर यूनिट एरिया। हीट एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, समझे बच्चे? तो ये भी हम लोग यूज करते हैं। तो अब अगर हम बात करें ब्लैक बॉडीज की, तो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 होती है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला अगर लगाएं तो H क्या हो जाएगा, सिग्मा ए टी की पावर 4, और E क्या हो जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4। ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर ब्लैक बॉडी। तो आमतौर पे हम अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो क्वेश्चन में इसको हम ब्लैक बॉडी की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ये कांस्टेंट की, अभी तक हमने कांस्टेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया है, क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। यहाँ पर E तो एमिसिविटी हो गया, ए एरिया हो गया, ए क्या हो गया, एरिया हो गया, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो भी ऐसा टेम्परेचर नहीं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। क्या मतलब होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का, बोलो? वो टेम्परेचर जो केल्विन में दिया हुआ, ठीक है, ये वैल्यूज हैं। और सिग्मा जो है ये कांस्टेंट है, इसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ जो सिग्मा होता है, जो कि हमने आपको बताया स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, ये वैल्यू है। तो ये केल्विन की पावर -4 ये है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है।
अब ये स्टीफन्स लॉ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ है। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि स्टीफन्स लॉ ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी हीट एमिट कर रही है। जैसे हमने बताया कि कोई बॉडी कितनी हीट एमिट कर रही है पर सेकंड, हीट एमिटेड पर सेकंड, इसे स्टीफन्स लॉ कहते हैं। बट एक्चुअली क्या हो रहा होता है, किसी टाइम पर मैं यहाँ आप बैठे हुए हो, हम हीट एमिट भी कर रहे हैं और हम हीट रिसीव भी कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि कोई बॉडी है, लेट अस टेक इफ वी हैव अ बॉडी प्लेस्ड हियर, इसका टेम्परेचर T है और आउटसाइड टेम्परेचर T0 है। तो ये लेना देना कर रही होगी हीट का, कुछ भेज रही होगी और कुछ ले रही होगी। तो एक्चुअली कुछ इसके पास आ रही होगी और कुछ जा रही होगी। तो नेट हीट ट्रांसफर के बारे में हमने यहाँ बात नहीं की थी, बट हम बात करते हैं नेट हीट ट्रांसफर। क्या बात करते हैं? नेट हीट ट्रांसफर। तो नेट हीट ट्रांसफर कि अगर H की वैल्यू लिखें तो हो जाएगा सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, T बॉडी टेम्परेचर और T आउटसाइड टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। T0 इज आउटसाइड टेम्परेचर। एक्चुअली क्या है कि बॉडी हीट ले रही होती है और बॉडी हीट दे रही होती है। ये हीट एमिटेड पर सेकेंड है और E जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये नेट हीट ट्रांसफर है। ठीक है, ये आ गया हमारा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है कि हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो रेडिएट करती है 450 वाट पावर एट 500 कैलोरी। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि बॉडी का जो रेडियस है वो हाफ कर दिया गया और टेम्परेचर डबल किया गया है, तो पावर रेडिएटेड कितना होगा। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है, तो हम H वाला फॉर्मूला लेंगे जो कि सिग्मा A T की पावर 4 है। अच्छा, ये नहीं दिया हुआ है कि बॉडी ब्लैक बॉडी है या नहीं है, तो हम लोग ब्लैक बॉडी मान के चलेंगे, तो एमिसिविटी नहीं लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हम H1 मान लेंगे। H1 इज इक्वल टू सिग्मा A है, क्या है, पाई R स्क्वायर। टेम्परेचर कितना है 500 है, टेम्परेचर को T भी मान सकते हैं, T की पावर 4। दूसरा कंडीशन क्या होगा, सिग्मा की जगह सिग्मा आ जाएगा पाई। अब रेडियस को हाफ कर दिया गया है तो यहाँ R/2 का स्क्वायर हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2T की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर देखो अच्छी, इधर देखो। तो यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यू है उसकी ये 450 है। अब हम इसको काटेंगे, सिग्मा से सिग्मा, पाई से पाई। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2T की पावर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 4 और T की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है बताओ जल्दी से, 16। शाबाश। तो ये हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 450 बाय H2 इज इक्वल टू R स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा T की पावर 4, हो जाएगा 16 T की पावर 4। अब हम इसे काटेंगे, काटना चालू करते हैं। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4/16, क्या आ जाएगा 1/4, ये ऊपर चला जाएगा। और H2 क्या आ जाएगा 550 × 4, जो कि क्या हो जाएगा 1800 वाट। ये आंसर आ जाएगा हमारा। मैंने वही किया था बस। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रखा है कि हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है, वो फिलहाल 60 वाट हीट रेडिएट कर रहा है। और अगर सराउंडिंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर 1227 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हीट पावर रेडिएशन या हीट रेडिएशन कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्टीफन्स लॉ नहीं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ लगाएंगे। और H1 बाय H2 इज इक्वल टू सिग्मा ए कट जाएगा, तो रेशियो निकालना है हमको, तो T1 बाय T0 पावर 4 T2 4 माइनस T0 की पावर 4, ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। सिग्मा ए कट जाएगा,
तो H1 हमारे को दे रखा है 60 है जो कि, और H2 की वैल्यू ये ले लेंगे, और T1 की वैल्यू कितनी है, ये T1 है जिसकी वैल्यू है 273, अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 की पावर 4, और T0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, इसमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 500 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 273 ऐड कर दोगे, ये बेसिकली T1 है, ये T2 है, और ये T0 है, बट इन सबको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें 273 ऐड कर देंगे, इसमें 273 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 1500 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4। अब इसको हमें जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलना। तो रेशियो वाइज क्या हो जाएगा, ये जल्दी से अगर देखें तो 10 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, 15 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 हो जाएगा भाई 10। अब इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 10 की पावर 4 कितना होता है। इवन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हम आपको एक और उपाय देते हैं, इसको 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए यार, ऐसे कैसे कर पाएंगे। 5 की पावर 4, 3 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कॉमन लेके काट दो, समझ में आया नहीं आया, क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 क्या होता है जल्दी बताओ फास्ट, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80, इसको दर भेज देंगे, इसको दर भेज देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा H2 इज इक्वल टू 60 इंटू 80 बाई 15, क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 320 वॉट। बताओ कितना टाइम लगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमारे पास 3 प्लेट्स है, तीनों काइंड ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडीज हैं। ये प्लेट है, इसका टेम्परेचर 3T है, इसका 2T है। बीच की जो प्लेट है उसका टेम्परेचर स्टडी कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहली चीज़ स्टडी कंडीशन क्या होती है जानना जरूरी है। स्टडी कंडीशन मतलब कि जिसमें ट्रांजिशन ना हो रहा हो, मतलब चेंजेस ना आ रहे हो, मतलब आपकी लाइफ स्टडी चल रही है, यूनिफॉर्म है, काइंड ऑफ चेंजेस नहीं है फिलहाल, ऑफिस मतलब स्कूल जा रहे हो, घर आ रहे हो, स्टडी ली, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं स्टडी कंडीशन। तो एक्चुअली क्या होता है कि स्टडी कंडीशन में एक बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। जैसे मान लो इसका कुछ टेम्परेचर मेंटेन्ड है एट दिस टाइम, इसका टेम्परेचर है T0, ठीक है, ये स्टडी कंडीशन है। तो एक्चुअली क्या हुआ होगा कि जब कई सारी बॉडीज होती हैं तो आपस में म्यूचुअली हीट ट्रांसफर करती हैं, लेती भी हैं, और स्टडी स्टेट में इनके बीच में कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा होगा आपस का, आपसी हीट ट्रांसफर लेना था ना, और इनके बीच में कुछ हो रहा होगा, और नेट हीट ट्रांसफर क्या होगा 0 होगा। तो इनके बीच में आपसी हीट ट्रांसफर क्या है, मान लो ये 3T है, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, इसका कम है, तो इसका टेम्परेचर इन दोनों के बीच का होगा। तो इन दोनों के बीच का हीट ट्रांसफर क्या होगा, ये हीट ज़्यादा ले रही होगी और दे कम रही होगी। तो कितनी ले रही होगी ये हीट, और दे कितनी रही होगी, ये देखो एक्चुअली क्या इसको इतना मिल रहा है, इसको मिल इतना रहा है, और ये छोड़ इतनी रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो हुआ ये एक बच्चा है, ठीक है, इसके 2 दोस्त हैं, एक दोस्त है A, एक दोस्त है B। इसका दोस्त B बहुत अमीर है, इनके बीच में लेना देना चलता रहता है। B, ये इसका नाम C है, C B को देता है, B C को देता है, बट B अमीर है और अच्छा दिल का है, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देता है, तो ले मेरी तरफ से 50 रुपये रख ले, तो नेट पैसे इसके पास 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए, समझ में आया लेन देन में। बट C कहता है नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा कुछ, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो क्या करेगा, उसको वो इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होगा, और ये मान लो कि इसको ज़रूरत है ज़्यादा थोड़ी, तो ये लेगा और ये लेन देन में इसको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे देगा। तो अपने पास इसकी कंडीशन स्टडी रहेगी, क्या रहेगी स्टडी मतलब कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने लेन देन किया, उससे एक्स्ट्रा लिया, इसको एक्स्ट्रा दे दिया, बट इसके पास कोई फर्क
नहीं पड़ा। तो एक्स्ट्रा में क्या होता है, डिफरेंस लेना पड़ता है, कितना आया इसके पास एक्स्ट्रा। तो इसने इस पे इतनी हीट फेंकी होगी क्योंकि इसका टेम्परेचर T0 है, इसको इतनी हीट मिली होगी। तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों का लेन देन का वो क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट। कितना एक्स्ट्रा, बट एक्चुअली क्या होगा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पता है वो अपने पास ही रखेगा। तो जब ये इसको हीट देगा तो ये इसको इतनी हीट दे रहा है सिग्मा ए T0 की पावर 4, और इससे कितनी हीट ले रहा है सिग्मा ए 2T की पावर 4। जो डिफरेंस है लेन देन का वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वो उसको दे देगा। तो जितना उसने उससे एक्स्ट्रा लिया उतना उसको एक्स्ट्रा दिया। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा बोलो, T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, T0 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 T की पावर 4। अब T0 चाहिए, इसको दे ले आते हैं, इसको दे ले आते हैं। 81 प्लस 16 कितना हो जाएगा 97 T4, 2 T0 4, 2 को नीचे ले आते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 97 बाई 2 T4 T0 के बाद 4। तो 1/4 कर देते हैं पावर दोनों साइड की। ये बच्चों आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो अब जो है हम नए टॉपिक आपको समझा रहे हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक्चुअली क्या होता है, जब कभी कोई बॉडी हीट रेडिएट करती है तो ऐसा नहीं है वो एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी छोड़ रही हो, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिट करती है। जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो एक काइंड ऑफ एक चीज़ है जो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कितनी एनर्जी वो बॉडी रेडिएट कर रही है। जैसे मान लो इफ़ अ बॉडी इज रेडिएटिंग 100 वाट, मतलब 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है, छोड़ रही है 100 जूल छोड़ रही है वो पर सेकेंड में। क्या सिर्फ वो एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव छोड़ रही है? नहीं, वो अलग अलग। तो मान लो कि इतनी फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है 20 जूल पर सेकंड इतनी फ्रीक्वेंसी की छोड़ रही है, इतनी फ्रीक्वेंसी की इतनी छोड़ रही है। जैसे कि सन की अगर हम बात करें तो सन हर टाइप के रेडिएशन छोड़ता है, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, जो भी है। बट सन में मोस्टली जो एनर्जी होती है, ज़्यादातर एनर्जी का पार्ट होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन में होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का। एक ग्राफ होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ वर्सेस। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को ई लैम्डा ऐसे लिखते हैं और ये वेवलेंथ है, ऐसा ग्राफ होता है। ये ग्राफ है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये बता रहा है कि इतनी वेवलेंथ में इतनी एनर्जी, इस वेवलेंथ की इतनी एनर्जी छोड़ रहा है बॉडी, इस वेवलेंथ की इतनी एनर्जी छोड़ रहा है, इस वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा इस वेवलेंथ की एनर्जी छोड़ रहा है। जैसे सन के लिए अगर ये हो तो ये यहाँ आएगा इंफ्रा रेड। बट एक्चुअली क्या होता है, ये ग्राफ हमेशा सेम नहीं रहता है। टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ ये ग्राफ भी शिफ्ट कर जाता है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन छोड़ना चालू कर देता है। जैसे सन है, अभी सन इंफ्रारेड ज़्यादा छोड़ रहा है, बहुत गर्म हो जाए, एक्स-रे, गामा रे छोड़ने लग जाएगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा, भयंकर बन जाएगा, यूवी रे छोड़ने लग जाएगा, ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर हमारे पास दो ग्राफ हैं, उसका कंपैरिजन करना है, जैसे मान लो दो के लिए कंपैरिजन करना है, तो एक का में जैसे एक के लिए λ1 है ये, और एक के लिए λ2 है। इसका क्या मतलब है, λ1 λ2 की हम बात करें, यहाँ पर हम खासकर उनकी बात करते हैं जो मोस्ट वेवलेंथ कोई बॉडी छोड़ रही होती है। जैसे सन जो मोस्टली ज़्यादातर छोड़ता है, मोस्टली एमिटेड वेवलेंथ की हम बात करें, तो इसकी मोस्टली एमिटेड वेवलेंथ λ1 है, ज़्यादा तादाद में
फेंक रहा है और इसकी लैम्डा 2 है, और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और ये रिलेशन आता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से। मैं आराम आराम से आपको समझाता हूँ अभी। लैम्डा m इज इक्वल टू बीटा बी बाय टी। इसका मतलब क्या है, ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये कहता है अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन ज़्यादा छोड़ता है। सन का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो सन आज इस टाइम पे इंफ्रारेड रेडिएशन ज़्यादा छोड़ रहा है, वो यूवी रेडिएशन ज़्यादा छोड़ने लग जाएगा, बाकी रेडिएशन वो कम छोड़ेगा। हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ वो शिफ्ट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन वो छोड़ने लग जाएगा। ज़्यादा एनर्जी, कम वेवलेंथ मतलब ज़्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन छोड़ेगा। जैसे कोई अगर सोलर सिस्टम में, किसी एक सोलर सिस्टम में कुछ स्टार हो, उसका टेम्परेचर सन से अगर ज़्यादा हो तो वो हार्मफुल रेडिएशन छोड़ रहा होगा, बहुत गंदे। हमारे लिए तो सही है, हमारा जो सन है, अगर सन का टेम्परेचर बढ़ जाए तो सन इंफ्रारेड रेडिएशन अभी ज़्यादा छोड़ रहा है, कल को और बढ़ जाए यूवी रेडिएशन ज़्यादा छोड़ने लग जाएगा, लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। बच्चे कहते हैं सर जल के मर जाएंगे, जलने के क्या, रेडिएशन वो इतने गंदे आएंगे वैसे ही मर जाएंगे, हार्मफुल रेडिएशन होंगे। समझ में आया? तो ये होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें जो बी होता है इसे वेन्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू मैं देख के बताता हूँ यार, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है, भाई देख के बता देते हैं, जो है वैल्यू 2.89। खैर वैसे इतना यूज नहीं है वैल्यू का मेरे हिसाब से, तो वो एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो ये वैल्यू होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है बस। यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया था स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ का, इसका जो एरिया होता है वो हमको एमिसिव पावर देता है। H लिख रहे थे ना हम उसको, एमिसिव पावर को H। और जैसे मान लो अगर दो ऐसे ही दो ग्राफ बने हुए हों और दो ग्राफ का कंपैरिजन करना हो, तो H1 बाय H2, एरिया 1 बाय एरिया 2, एरिया ऑफ ग्राफ की बात करें, इज इक्वल टू T1 की पावर 4 बाय T2 की पावर 4। ये रिलेशन है, ये सिंप्लीफाई करके आता है, ये आप जब देखोगे तो समझ जाओगे। इसका ग्राफ का एरिया, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है कि एक बॉडी पावर रेडिएट पी कर रही है, उसका कुछ टेम्परेचर टी है, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ छोड़ रही है वो लैम्डा नॉट है। अब उसका टेम्परेचर अगर चेंज कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो वो अलग टाइप, मोस्टली जो वेवलेंथ छोड़ेगी ज़्यादा अमाउंट में वो चेंज हो जाएगा। अब वो जो ज़्यादा वेवलेंथ छोड़ रही है वो इस वाली रेडिएशन का है। वो कह रही है कि अगर पावर पहले पी थी बॉडी की, पावर मतलब हीट रेडिएशन पर सेकेंड एमिसिव पावर, और अब एमिसिव पावर NP हो गया, तो N की वैल्यू क्या है। एक्चुअल में क्या है कि एमिसिव पावर अगर हमें निकालना होता है तो जैसे हम तो एमिसिव पावर को H बुलाते हैं, इन्होंने P बुला रखा है, तो मैं H1 H2 के फॉर्म में बोलूँगा, क्योंकि बॉडी सेम है तो सिग्मा A कैंसिल हो जाता है, T1 की पावर 4 बाय T2 की पावर 4 होता है। बट एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हमें टेम्परेचर नहीं दिया है बट वेवलेंथ दी है। हमको पता है कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ टेम्परेचर का रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं वाइस वर्सा भी, T1 बाय T2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। अब हम ये पुट कर देते हैं, जैसे लैम्डा 2 लेते हैं 3 बाय 4, लैम्डा नॉट, ये लैम्डा नॉट, ये 3 बाय 4 हो जाएगा। तो टेम्परेचर का ये रेशियो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 3 बाय 4 की पावर होल लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 कितनी होती है जल्दी बताओ, 81, और 4 की पावर 4 तो 56, ये रेशियो आ जाएगा। तो n टाइम्स निकालना है हमें, तो पहले ये P था, ये H2 है, अब नहीं है एमिसिव पावर क्या होगी, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, तो H2 इज इक्वल टू 256 बाय 81 P, ये आ जाएगा। और n की वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि इसको NP बुला रहे हैं अगर, तो n की वैल्यू ये आ जाएगी।